So let's begin with the very important chapter for CA Enter. Income tax में salaries, one of the biggest domains in the syllabus, right? ये पूरा चैप्टर काफ़ी लंबा है और सीए इंटरमीडिएट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए. वी हैव डन विद ऑल द थिंग्स, लेकिन अभी रैपिड एक्शन राउंड करेंगे. चलो, व्हाट डू यू मीन बाय सैलरीज? यू नीड टू टॉक. आई वोंट टेक योर नेम्स बट यू नीड टू टॉक. यस, आर यू गोइंग टू, या मैं ही बात करूं? मैं ही बात करूं क्या? चलो ठीक है. It will be better if we have a interactive one. Comments तो भी डाल दो at least. It will be far better if we interact. अच्छे से हो जाएगा अपना ये चैप्टर, है ना? Are you ready? रेडी क्या अपन लोग, सब लोग रेडी? ओके, so you need to put up comments. अगर माइक पे आओगे ना तो और भी थोड़ा इंटरैक्टिव हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा सिलेबस. ये कवरेज जो है ना फटाफट हो जाएगा. दैट विल बी बेटर. मेरे को आपके कमेंट्स देखो, ये करो, उससे अच्छा है अपन इंटरैक्टिव करते. ट्राई टू कम अप ऑन माइक. ठीक है. सैलरीज क्या क्या देखा है सैलरीज में अपन ने? किधर से शुरू होता है सैलरीज? मेजरली 3 सेक्शन अपने लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 15th, 16th एंड 17th, राइट? यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन है. इधर में डिडक्शंस बताया है, सबसे छोटा सा सेक्शन, एंड बाकी सारी चीजें इधर बताइए. बरोबर. सैलरी बोले तो क्या उसका सब 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 गोंधल उधर सेक्शन 17 में है, राइट? बेसिकली सैलरी बोले तो क्या अपने लिए, हम जब इनकम निकालने वाले, किसी भी एसएससी का इनकम निकालने वाले, तो व्हाट वी विल कंसिडर आज सैलरी. कौन सी चीज को हम सैलरी बोल के कंसिडर करने वाले? पहले तो सर्विस, एग्रीमेंट ऑफ सर्विस जहाँ पे है. बरोबर क्या? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए वहां पे. इन दोनों के बीच एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, और एम्प्लॉयर जो कुछ देगा ड्यूरिंग दिस कोर्स विल बी ट्रीटेड एज सैलरी. बरोबर क्या? जो भी देगा उसको सैलरी बोलेंगे. अब उसका टैक्सेशन डिपेंड करता है क्या नाम से अपने को अमाउंट मिला है, किस सिचुएशन में मिला है, वो सारी चीजें अलग रहेगी. इनकम टैक्स पर्पस के लिए अपन उसको बाइफरगेट करेंगे अलग अलग चीजों में, और टैक्सेशन वो हिसाब से होते रहेगा. यहाँ तक क्लियर है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट जितनी कितनी चीजें मिलेंगी सब टैक्सेबल रहती है, एक्सेप्ट अदरवाइज एग्जम्प्टेड, अनलेस अदरवाइज एग्जम्प्टेड. बराबर क्या? जितना कुछ मिलेगा सब टैक्सेबल है, अनलेस अदरवाइज एग्जम्प्टेड. तो एक फंडा यहाँ पे लिख लो. इसके आगे साथ साथ लिख रहे हो क्या आप लोग? आर यू गोइंग टू राइट दिस डाउन? यू पीपल राइटिंग दिस डाउन? Yes, sir. या प्लीज गो अहेड. ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट जो भी आया
अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर एग्जम्पशन। एग्जाम्पल के लिए क्या एग्जाम्पल दोगे? बरोबर, 10:13 है, राइट क्या? हम्म, 10:13 है, क्या है? बेचारे है क्या? बरोबर, 10:13 में प्रोवाइड किया है तो सैलरी मतलब एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में जितना मिला है वो सेक्शन में जितना आपको एग्जाम्पशन अलाउ किया गया है वो कैलकुलेट करो और एग्जाम्पशन ले लो, बचे वाला टैक्सेबल कर दो। तो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट जो चीजें मिलेंगी पहले तो सब टैक्सेबल ही पकड़नी है अपने को, बरोबर ना? हाँ या ना? जितना कुछ मिलेगा सब टैक्सेबल पकड़ने का, बरोबर। चले आगे। फिर आफ्टर एम्प्लॉयमेंट या फिर आफ्टर रिटायरमेंट, कुछ टैक्सेबल भी है कुछ एग्जाम भी है। इसका लिस्ट दिया है और इसका भी लिस्ट दिया है अलग से। एग्जाम फुल्ली या पार्शली, ऐसे दो चीजें फिर। पार्शली एग्जाम, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो ग्रेचुटी वगैरह। ग्रेचुटी, उसके बाद क्या है? पेंशन, बरोबर क्या? इज दैट ट्रू? हम्म, ये कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स है, ये पूरा लिस्ट अपन देखने वाले हैं और इस लिस्ट को बाद में कंप्लीट करेंगे फिर से आके। दिस इज जस्ट टू वार्म अप और स्टार्ट अप द सेशन। इस सारी चीज का हम लोग फिर से एक लिस्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जगह छोड़ दीजिए, ये पर्टिकुलर जगह पे जगह छोड़ दो, इधर जो है पूरा जगह छोड़ दो आप लोग। चले आगे। अब ये जो कुछ इनकम आएगा इसके अगेंस्ट कोई एक्सपेंडिचर क्लेम करने मिलता है क्या अपने को? अपन ने पूरा पीजीपीपी पढ़ा, ओएस पढ़ा, सब पढ़ा। पीजीपीपी, ओएस, कैपिटल गेन्स में कैलकुलेशन करते समय एक्सपेंडिचर अलाउ किए गए हैं। पीजीपीपी में जितना बिजनेस चलाने के लिए है वो, जो बिजनेस के लिए है वो, जो फिट बैठते हैं सेक्शन 30 से लेके 37 तक, वो सारे एक्सपेंडिचर आप क्लेम कर सकते हो, बराबर है क्या? क्या ऐसा कुछ आपने कभी पढ़ा है सैलरीज में कि सर सैलरीज पेट्रोल पानी लग रहा है खर्चा अलाउ करेंगे सैलरीज के इनकम के अगेंस्ट, ऐसा पढ़ा है क्या अपन ने अभी तक? कन्वेंस अलाउंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खुद के जेब से कुछ खर्चा कर रहे हैं सैलरीज कमाने के लिए, तो क्या वो सैलरीज में माइनस होता है वाइल कैलकुलेटिंग इनकम? अरे दम से, श्रुति, अरे खाना हो गया ना बेटा? यस सर। क्या गिरा? नोटबुक गिरा या क्या गिरा? आराम से, कोई नहीं। गिरा या गिराया गया? सर गिरा गलती से। अच्छा, आपको मालूम है एक बार मैंने मोबाइल फोड़ दिया था गुस्से में आके। ऐसा मत करना, नुकसान हो जाता है अपना। एनीवेज, जोक्स अपार्ट। सो खाना वाना सबका हो गया ना भाई? सेटल है ना सब लोग, भाई लोग, मैडम लोग, सब सेटल है? चले आगे। फिर आता है डिडक्शंस पे, एक सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन है ये, बाद में लगने वाला है। और छोटा सा है, मतलब आफ्टर हैविंग द ऑल द कैलकुलेशंस अपने को ये काम में आने वाला है। सेक्शन 16, इसमें कितने डिडक्शंस है पूरे? हाउ मेनी डिडक्शंस आर देयर? बोलो बोलो फटाफट। हम्म, याद नहीं आ रहा क्या?
डिडक्शंस। वेरी नाइस। पहला एंटरटेनमेंट, किसको मिलता है वो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ऑन दी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। बाकी लोगों को कुछ है क्या उसका फायदा? कुछ नहीं। तो ये वैसे भी थोड़ा कम हो गया। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शंस कितना है? 50,000। उसके बाद में लास्ट वन। वेरी नाइस, गो अहेड, बराबर बोल रहे अपन लोग। चलो चलो फटाफट ऐसे ही। लास्ट वन, प्रोफेशनल टैक्सेस। किसको पे करते हैं अपन ये? अरे स्टेट गवर्नमेंट को पे करते क्या? यस सर। मैक्सिमम कितना अलाउ किया है यहाँ पे? 2,500। दैट्स इट, गुड। एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसमें इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये नीचे वाले दो जो है इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल है, स्ट्रेट अवे। 50,000 के ऊपर अगर सैलरी है तो 50,000 का डिडक्शन देने का, या 50 के अंदर सैलरी रहा, पूरे साल भर की बात कर रहे हैं अपन, 50,000 के अंदर सैलरी गिर रहा है तो पूरा की पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा उसको, है ना। या फिर प्रोफेशनल टैक्सेस भरे हैं, हमने भरे हैं या हमारे ऊपर के एम्प्लॉयर ने भरे हैं, इन आइदर केस सेक्शन 16 में हम डिडक्शन देंगे। होगा क्या, एम्प्लॉयर ने अगर भरे तो वो हमारे सैलरी में ऐड होंगे और फिर माइनस किए जाएंगे, और हमने खुद ने भरे तो सिर्फ डिडक्शन होगा। क्लियर है क्या? इज दिस पॉइंट क्लियर? क्लियर? अब सैलरीज बोले तो क्या, सैलरीज मतलब क्या? पहले तो बेसिक, बरोबर क्या? बेसिक पे जिसको बोलते हैं हम लोग, हाँ है ना, बेसिक सैलरी। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया था, कभी भी आप जॉब लेने जाओ तो वहां पे निगोशिएट करो कि किस तरीके से सैलरी का कंपोजिशन आपका रहेगा, है ना, और उसको डिवाइड करो बेसिक पे, डीए, फिर ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, पीएफ वगैरह वगैरह अमाउंट्स में डिवाइड करने के लिए बोला था आपको, याद है क्या? सो दैट वाज विद, यस सर। जी, दैट वाज विद एन इंटेंशन कि आप लोग ये टैक्सेशन का बेनिफिट ले पाओ, किधर ना किधर इसको फिट कर पाओ ये सारी चीजों को। तो इस हिसाब से हमने ये सारे जो बाइफर्केशन है वो देखे थे। ठीक है, तो अभी बाइफर्केशन बता पाओगे क्या सैलरी के क्या क्या है? बेसिक सैलरी, उसके बाद में डियरनेस अलाउंस, ये बड़ा तकलीफ वाला सब्जेक्ट है, ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसको सुपर एन्यूएशन बेनिफिट्स भी बोलते हैं, है ना, या फिर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, ऐसा भी बोला जा सकता है ना। अगर तीनों में से एक है तो वो बाकी के जहाँ पे एग्जाम्पशंस वगैरह कैलकुलेट करने हैं वहां पे सैलरी का मीनिंग लेने वाले हैं कि 10% ऑफ द सैलरी, 15% ऑफ द सैलरी, जहां जहां अपने को जैसा जैसा लगने वाला है उसमें सैलरी का डेफिनेशन भी अलग अलग है, जैसा एचआरए के लिए अलग है ना। और उसके बाद में फिर और क्या है सैलरी का डेफिनेशन, बताओ भला। जितने जगह अपने को सैलरी के डेफिनेशन है वो अलग अलग डिफाइन करके रखे हैं। कभी ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी है तो लेते हैं, कभी नहीं भी है तो भी ले लेते हैं ग्रेचुइटी वगैरह में। उसके बाद में ये एक इम्पोर्टेंट है, एक फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑफ क्या, टर्नओवर, राइट। थर्ड आइटम, वेरी इंपॉर्टेंट आइटम, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ commission which is to be calculated on sales, annual sales, right?
ये भी सैलरी के डेफिनेशन में, मतलब दूसरी जगह जहाँ एग्जाम्शन कैलकुलेट करना है इसको भी कंसिडर करना है बेस में, सैलरी के बेस में, तो ये भी वहां पे जाके सैलरी का पार्ट बनेगा। वैसे ये टैक्सेबल सैलरी है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशंस एल्सवेयर, इसको भी सैलरी में कंसिडर करना है जब ये फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है। लमसम रहा तो फिर सोचेंगे क्या करना है, जहां पे जैसा बोला है वहां पे वैसा करेंगे आगे चल के। क्लियर क्या? चले आगे, चले क्या आगे। इन तीनों में से कुछ एग्जाम्शन मिलने वाला है आपको, इन तीनों के अगेंस्ट कोई एग्जाम्शन, कुछ बेनिफिट मिलने वाला है अपने को? नहीं है सर, सीधा सीधा पूरा पूरा 100% टैक्सेबल है, इसमें से कुछ भी मिला तो टैक्सेबल है। अच्छा, सैलरी चार्जिंग सेक्शन, ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, उसके बाद में कब टैक्सेबल है, थोड़ा इधर का डिस्कशन कर लेते, कब टैक्सेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Salary due or received, whichever is earlier. अर्लियर ऑफ रिसीव्ड और ड्यू, बराबर क्या? वेरी नाइस। अगर ड्यू बेसिस पे कर लिया तो अगले साल जब मिलेगा तब टैक्सेशन आएगा क्या उस पे कुछ? एक बार अगर हमने टैक्स लगा दिया और अगले साल पैसा आ रहा है तो उस पर कोई टैक्सेशन नहीं आएगा। क्लियर? फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज, ये सैलरी ड्यू हुआ था लेकिन हमको उस साल टैक्सेशन नहीं किया है हमने, या एरियर्स ऑफ सैलरी देखा है क्या? एरियर्स ऑफ सैलरी की कैलकुलेट ही नहीं हुआ और 10 साल बाद मालूम गिरा कि अरे उस साल का सैलरी ये साल मिल रहा है, तब का सैलरी आज मिल रहा है। तो सैलरी तो तब टैक्सेबल होना चाहिए था, लेकिन तब हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, आज हो रहा है। फिर क्या करेंगे अपन? आज टैक्सेबल करेंगे। बरोबर? साइमल्टेनियसली क्या कैलकुलेट करेंगे? आ रहा है क्या याद? रिलीफ कैलकुलेट करेंगे कि नहीं करेंगे? अरियर्स ऑफ सैलरी तब टैक्सेबल नहीं होता लेकिन आज टैक्सेबल हो रहा है। टैक्स तो एक्चुअली तब के रेट से लेना चाहिए, आज के रेट से नहीं। तो ये करेंगे। उसके बाद में एडवांस्ड अगेंस्ट सैलरी, इसका क्या करेंगे? whether this is salary or this is loan, this is salary or this is loan, sir this is loan shall not be treated as salary। ये अभी तक सैलरी बोल के ड्यू नहीं हुआ है तो इसको टैक्सेबल मत करो, नो टैक्स। ठीक है? क्लियर है क्या? ये सब होने के बाद हमने ये भी देखा कि इसके वजह से लॉस तो कभी आता ही नहीं है। बरोबर क्या? अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी कभी लॉस आएगा क्या अपने को? सैलरी डूब गया वो अलग बात है, लेकिन लॉस आएगा क्या? सैलरी का रिसीव नहीं होना ये डिफरेंट बात, दिस इज डिफरेंट थिंग। लेकिन क्या ड्यू या एक्रूवल हो गया है आपकी सैलरी का, इसका मतलब आपने अर्निंग कर लिया है तो आपको कोई लॉस नहीं हुआ है। ये सेम प्रिंसिपल अपन सेक्शन 70 से 80 में जब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो सैलरी में कभी कोई लॉस नहीं होगा, ये याद रखना। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वहां पे डिस्कस हो चुका है, यहाँ पे कनेक्ट कर लिया अपन ने। क्लियर क्या? सैलरी is taxable on due or receipt basis whichever is earlier। उसके बाद में अर्लियर्स मिले हैं तो उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट है। उसके बाद में एडवांस लिया है सैलरी के अगेंस्ट तो वो टैक्सेबल नहीं है क्योंकि वो लोन बोल के पकड़ा जाएगा। उसके बाद में सैलरी में कभी लॉस नहीं आता, ये क्लियर कर लो। सैलरी में कभी लॉस नहीं आता, ये समझ लो। और इसके हिसाब से कभी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड केस में सैलरी का लॉस कभी आएगा ही नहीं। क्लियर है क्या? रादर सैलरी के अगेंस्ट आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट कर सकते, लेकिन उल्टा कभी नहीं होएगा। सैलरी से लॉस आया ऐसा कभी नहीं होएगा। क्लियर है क्या? डन? यहां तक डन?
इतना लिख लिया आप लोगों ने? यहां तक डन? याद आ रही है क्या चीजें? रिकॉल हो रहा है? रिकॉल टाइप करो, रिकॉल इफ यू आर ई टाइप करो, आर ई। कनेक्ट हो रहा है तो सी करो, सी कनेक्टेड। कि अब कनेक्ट हो रही है। जो सैलरीज में पढ़ा था उसके दूसरे चैप्टर्स में क्या रिलेवेंस है ना, उसका भी हमको समझ में आ रहा है। क्लियर है? जो सैलरीज में पहले पढ़ा था उसका कनेक्शन अभी दूसरे चैप्टर्स में कैसा है वो भी समझ में आ रहा है हमको। चले आगे। ये 3 आइटम जो है ये बेसिक सैलरी है। ये सैलरी के साथ आने वाले लग के आने वाली चीजें है, 3 चीजें। ये जो 3 चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी, ये जो 3 चीजें आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये बेसिक सैलरी है। या कोई भी बंदा जब जॉब लेने जाता है तो ये 3 चीजें ऑफर करी जाती है उसको, बरोबर क्या? अब इसके बावजूद मिलते हैं कुछ अलाउंसेस और कुछ परकेस्वेट्स, बरोबर क्या? कुछ अलाउंसेस मिलते हैं जैसा सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, है ना, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। ये डीए इधर आएगा अलाउंस में, लेकिन फुल्ली टैक्सेबल है वो। डीए इज फुल्ली टैक्सेबल। यहाँ पे एचआरए, एजुकेशन अलाउंस। एचआरए कर ले पहले अपन, एचआरए कर ले क्या? क्या बोला यहाँ पे एचआरए में? याद आ रहा है क्या एचआरए में क्या बोला है? एनीबडी? कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई दूसरे सिटी में रह रहा है या सेम सिटी में भी रह रहा है तो उसको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। और इसका एग्जम्पशन किसको मिलता है? जो बंदा रेंट के घर में रह रहा है, खुद का घर नहीं है, रेंट के घर में रह रहा है। सेम सिटी चलेगा क्या? सेम सिटी में खुद का घर है और रेंट के घर में भी रह रहा है तो चलेगा क्या? नहीं, डिफरेंट सिटीज, बरोबर ना? खुद का घर औरंगाबाद में है और जालना में जॉब कर रहा है और जालना में उसको एचआरए मिल रहा है तो एचआरए का एग्जाम्पशन देगा कि नहीं देगा? बोलो, मिलेगा इस केस में एचआरए का एग्जाम्पशन? अरे यही केस है ना, खुद के घर में अगर रह रहे हैं तो एचआरए क्या मिलना है, मतलब एचआरए का एग्जाम्पशन क्यों चाहिए आपको? क्योंकि आप खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वगैरह में इनकम कैलकुलेट करने वाले हो तो यहाँ पे अलाउंस मिलने वाला है कि अपने को। आर यू गेटिंग द पॉइंट? औरंगाबाद में ही घर है, औरंगाबाद में ही जॉब लोकेशन है तो एचआरए का बेनिफिट आपको मिलेगा क्या? एचआरए के अलाउंस का एग्जाम्पशन मिलेगा क्या? सर अलाउंस मिलेगा, लेकिन अलाउंस में कुछ एग्जाम्पशन मिलेगा क्या? नहीं। पर मान लो औरंगाबाद में मेरा खुद का घर है, जॉब लगी जालना में और रह रहा हूँ जालना में, एंड फॉर द पर्पज ऑफ जालना, फॉर द पर्पज ऑफ जॉब मेरे को जालना में ही रहना पड़ रहा है तो क्या मेरे को एग्जाम्पशन मिलेगा? फिर मतलब अलाउंस मिल रहा है तो उसमें एग्जाम्पशन मिलेगा। यस, इन दैट पर्टिकुलर केस सर आपका घर दोनों अलग अलग जगह आ रहा है, जॉब एंड आपका घर अलग अलग लोकेशन पे आ रहा है,
In this case, you can calculate exemption and you can have an exemption. अब exemption कितना मिलेगा बताओ फिर फटाफट. What will be the exemption allowed? HRA का exemption. %40 या फिर 50% of what? बोलो बोलो. Salary of Salary of the relevant period. रिलेवेंट पीरियड मतलब अरे जितने दिन जॉब किया है और प्लस जितने दिन घर में रहा है. मान लो जॉब 12 महीने किया लेकिन रहा 7 महीने, तो कितने दिन का मिलेगा? जितने दिन रेंट के घर में रहा उतने दिन का एचआरए का एग्जम्पशन मिलेगा. बराबर है क्या? उसके बाद में एक तो ये वर्ड है और ये रिलेवेंट पीरियड बोले तो इधर आ गया. बरोबर क्या? याद रखना इसको. कंफ्यूजन होता है, इतना पढ़ने के बाद सब चीजें याद नहीं रहती, कंफ्यूजन हो जाता है. 40% किधर और 50% किधर? 50% मुंबई, दिल्ली, क्या है फिर? चेन्नई यानी कोलकाता. बराबर क्या? कौन सी सिटीज है? 4. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई. राइट क्या? मेट्रो सिटीज. अदर देन दिस 40%. बाकी किधर भी जाओ इंडिया में 40% का एग्जाम्पशन अलाउ करेंगे आपको ऑफ द सैलरी. उसके बाद में ये 3 में से लोअर ऑफ द 3 देखना है अपने को. एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? लोअर ऑफ द 3. सेकंड क्या लेंगे अपन? एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड है ना? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है ना? अरे हो कि नहीं? हाँ यस सर. हाँ. तो कुछ भी नहीं आया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता है तो एक चीज करके जरूर रखना, ये इतना लिख के जरूर आ जाना. ये स्टेटमेंट पंच करना वहां पे कि ये वाला लोअर ऑफ द 3 विल बी एग्जम्प्टेड. पहला लाइन लिखना एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, इतना लिख देने का बिंदास. क्लियर क्या? फिर बच्चे वाली 2 चीजें सोचने की. जो पहले अपन ने इधर कर ली है वो दूसरे नंबर पे लिखो और जो 2 नंबर पे लिखी है वो ऊपर लिखना. ठीक है? एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड. और थर्ड वन क्या है सर? एक्चुअल में रेंट जितना पे किया है ना माइनस 10% ऑफ द सैलरी. सैलरी ऑफ रिलेवेंट पीरियड अगेन. बराबर क्या? या पूरा सैलरी? सैलरी ऑफ द रिलेवेंट पीरियड, पूरा सैलरी नहीं. ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ एचआरए एग्जम्पशन नहीं मिलेगा उसको. अब यहाँ पे सैलरी का मीनिंग क्या है मेरे लिए? सैलरी बोले तो बोलो. बेसिक प्लस व्हाट? डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी. डीए का वैसा है क्या पूरा डीए है? डीए का कंसेप्ट कैसा लिया है यहाँ पे? देखो देखो, डीए पूरा लेना है कि इफ इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी ओनली? Forming part of salary.
ओके, तो यहाँ पे लिख लो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। एक पेज लेना अलग से, एक सिंगल पेज लेना, अच्छा खासा पेज लो, एक सिंगल पेज लो, लो फटाफट। चलो, सैलरीज का मीनिंग अपने को देखो, वो कंफ्यूज हो रहे हैं ना अपन बहुत बार। याद है कि अपना डिस्कशन हुआ था कि सर दिस इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजिंग थिंग, कि किधर क्या सैलरी का मीनिंग है, तो वो अपन कंप्लीट कर ले क्या अभी, समरी बना ले उसका। बेसिक प्लस डी है ना सिर्फ। क्लियर क्या? आर वी क्लियर? परसेंटेज एफ बोले तो फिक्स परसेंटेज, ठीक है क्या? फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑफ सेल्स टर्नओवर। उसके बाद में इधर रिलेवेंट पीरियड लिखना, HRA। डन क्या? पहला आइटम आ गया, पहला चीज खत्म हो गया। क्लियर है? इंपॉर्टेंट, ये आइदर इंडिविजुअली आ सकता है या फिर किसी क्वेश्चन का पार्ट बन के आ सकता है, बरोबर क्या? इसके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए अपन ने। एक तो वो भलता भयानक क्वेश्चन सॉल्व किया था, दो एम्प्लॉयमेंट थे या फिर दो जगह पे उसका शिफ्टिंग हुआ था, सैलरी अलग अलग होते जा रहा था उसका, याद है क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सॉल्व कर लो, HRA क्लियर ही हो जाता फिर। उसमें सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कवर किए वाले मॉडल का क्वेश्चन, बराबर याद है? चले आगे। डन। फिर एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस क्या है? एजुकेशन अलाउंस क्या है? कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बच्चे के एजुकेशन के लिए कुछ अलाउंस दे रहा है, बरोबर क्या? कितना अलाउड है ये? अगर दो या दो से कम बच्चे तो मैक्सिमम दो का मिलेगा, दो अगर है तो दो का मिलेगा, एक अगर है तो एक का मिलेगा, मैक्सिमम कितना मिलेगा? मैक्स टू चाइल्ड एट द रेट मैक्स कितना रुपीज पर मंथ? 100 rupees per month. मतलब इन टोटल कितना हो जाएगा आपका साल का? 2400, बरोबर है क्या? मैक्सिमम 2400 का आपको एग्जाम्पशन क्लेम करते आएगा, प्रोवाइडेड आपको ऐसा दिया है। एंड इफ द एम्प्लॉय इज हैविंग नो चाइल्ड बट एजुकेशन अलाउंस उसको मिल रहा है, तो एग्जाम्पशन मिलेगा क्या? अगर एम्प्लॉय को चाइल्ड ही नहीं है तो एग्जाम्पशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि खर्चा हो ही नहीं रहा ना उसका, बरोबर है क्या? क्लियर?
फिर हॉस्टल अलाउंस, इसका क्या होगा बेटा? व्हाट विल हैपन टू हॉस्टल अलाउंस? यस, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना बराबर से, विजिबल है ना? क्या बड़ा करना है, जूम करना है? हॉस्टल अलाउंस याद आ रहा है क्या? हॉस्टल अलाउंस सर बहुत कम बार दिखा है। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 300 पर चाइल्ड कर लो यहाँ पे। अगेन 2 चाइल्ड मैक्सिमम, तो वार्षिक 36 72, ठीक है, पर एनम। डन, क्लियर है क्या? इसका लिस्ट दिए वाला है, देखो एक बार। है ना, उसमें अमाउंट डिफाइन करके रखा है, सीधा सीधा पर मंथ अमाउंट कितना मिलेगा वो डिफाइन करके रखा है, तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, वहां से कर लेने का सीधा। क्लियर क्या? चले आगे, नेक्स्ट आप बोलो क्या लेने का नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला आप बोलो। विच वन वुड यू लाइक टू टेक अप? अगला कंसेप्ट क्या सीखने का है बताओ? Pension. पेंशन, ओके। पेंशन के पहले करते हैं ग्रेचुटी, क्योंकि ग्रेचुटी विल बी रिक्वायर्ड इन पेंशन वाला पार्ट। तो मेरे को बताओ एक चीज, मेरे को बताओ, ये सब करते समय, इतना सब झमेला करते समय, HRA वगैरह, चैप्टर 6A के डिडक्शंस, हमको क्या चीज ध्यान में रखना है? कि सर ये जो एम्प्लॉय है ये सेक्शन 115BAC नहीं लेने वाला, बरोबर क्या? He will take old regime course only. He will go with old regime, और वो ध्यान में रखते हुए हम सब सॉल्व करेंगे ये सब चीजें। क्लियर है क्या? तो चलिए पहले आ जाते ग्रेचुटी पे। ग्रेचुटी बोले तो क्या कंसेप्ट बता दो पहले। ग्रेचुटी बोले तो क्या? ग्रेचुटी बोले तो क्या? ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड ना, बरोबर क्या? एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए काफी दिनों तक मेहनत करता है, फिर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ग्रेटिट्यूड देता है, धन्यवाद कि आपने इतने दिन हमारा साथ दिया, एज अ टोकन ऑफ लव, एज अ टोकन ऑफ आर ग्रेटिट्यूड वी गिव यू ग्रेचुटी। इज दैट सो? बराबर क्या? आइदर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट या फिर रिटायरमेंट, है ना? टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड है ये। बरोबर। अब ग्रेचुटी अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिला है तो क्या करना है? अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिला है तो जस्ट लाइक सैलरी टैक्सेबल, नो एग्जम्पशन, नथिंग नथिंग, बरोबर क्या? बराबर क्या? विल दिस हैपन? कोई एग्जम्पशन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सीधा टैक्सेबल कर दो ऑलवेज। सो इट इज सिंपल केस, इसको कुछ ध्यान नहीं लगाने का, सिर्फ याद रखो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिला ग्रेचुटी। सिर्फ एक बात याद रखना, अब आपको क्या याद रह जाता है मालूम क्या ग्रेचुटी के बारे में, कि अरे ग्रेचुटी को कुछ तो एग्जम्पशन अलाउ किया है, लेकिन आपको ये याद नहीं रहता कि
आफ्टर रिटायरमेंट या पोस्ट एम्प्लॉयमेंट जो ग्रेचुइटी मिला है उसमें एग्जम्पशन है, ये याद रखना जरूरी है। तो जस्ट टू कंफ्यूज यू, वो दे देंगे ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट इतना ग्रेचुइटी मिला और यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग द एग्जम्पशन। ऐसा नहीं करने का, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट जो मिला है वो टैक्सेबल है, बराबर क्या? ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट जो मिला वो टैक्सेबल है, वहां पे कोई एग्जम्पशन कैलकुलेट नहीं करने का, सीधा सीधा चलने का आगे। अब आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट अगर है तो अब बताओ। अब बताओ इधर क्या होगा? इसमें 2 पार्ट्स हो गए। दो जगह पे डिवाइड कर देते हैं। ओके, क्या होगा इसमें फिर? गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अदर एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, अदर एम्प्लॉयज, आगे गवर्नमेंट वाले तो फुल मजा करेंगे, है ना? फुल्ली एग्जाम। फुल फुल्ली एग्जाम्ड, मौजा ही मौजा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह के ग्रेचुइटी रिसीव करना सबसे अच्छी बात है, बरोबर क्या? आगे और आगे बताइए, आगे क्या करने का? और इसके 2 पार्ट्स। अब जो बचे हैं अदर एम्प्लॉयज, इसमें दो पार्ट करने के। क्या क्या? एम्प्लॉयज कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट, एंड एम्प्लॉयज नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट, बरोबर क्या? इज दैट सो? यस। ये कंपल्सरीली, मतलब एम्प्लॉयर की इच्छा हो ना हो ये ग्रेचुइटी देना पड़ेगा, ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, बरोबर क्या? और ये जो है यहाँ पे अगर किसी को मिल रहा है तो ये दिलदार आदमी है बहुत, एम्प्लॉयर जो है ना दिलदार है, वॉल्यूंटरीली दे रहा है, बराबर है कि यहाँ पे कोई कंपल्सन था क्या उस पर? अदरवाइज नहीं था, लेकिन दिल से दे रहा है, वो बोलता है चलो किया है ना काम इतने दिन, चलो आपको ग्रेचुइटी देते हैं। अब बताओ ग्रेचुइटी में जो एम्प्लॉयज कवर्ड है ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर, उसमें क्या होगा? उसमें क्या होने वाला है? पहले तो सैलरी का डेफिनेशन बता दो मेरे को यहाँ पे। Basic plus DA. डीए वेदर फॉर्मिंग पार्ट और नॉट, कुछ कंसिडर करने का नहीं, डीए है ले लो, बराबर क्या? एनीवेज लेना है इसको, बरोबर है ना याद? ऑन द अदर हैंड इसका सैलरी क्या आएगा फिर? बेसिक प्लस डीए प्लस बरोबर, बेसिक लेने का, डीए जो सैलरी का पार्ट बन रहा है वो लेने का, प्लस फिक्स्ड परसेंटेज में कोई कमीशन मिल रहा है तो उतना सैलरी का पार्ट बन जाएगा, वो सैलरी बनेगा यहाँ पे। राइट और रॉन्ग? राइट। चले आगे। अब आ जाता है इधर एग्जम्पशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है मेरे को। लिस्ट ऑफ द व्हाट, क्या आएगा यहाँ पे? लिस्ट ऑफ द, दो चीजें क्या है अपने लिए?
स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है? 20 lakhs. और ये लिमिट का खासियत क्या है बेटा? पूरे लाइफ टाइम में जितनी भी बार आप ग्रेचुटी रिसीव करो, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट, या दो एम्प्लॉयर से एक साथ रिसीव करो, आपका एग्जम्पशन रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा 20 लाख तक। बराबर क्या? एक एम्प्लॉय से आपने ग्रेचुटी लिया और मान लो वहां पे आपका आ गया एग्जम्पशन 13 लाख रुपए, 13 लाख रुपीज, और दूसरे एम्प्लॉयर ने आपको और 20 लाख का ग्रेचुटी दिया है, 20-25 लाख, वॉट एवर अमाउंट यू वांट टू टेक। यहाँ पे एग्जम्पशन कितने का मिलेगा? मैक्सिमम 7 लाख रुपए का। याद है ना? पूरे लाइफ में जितनी भी बार रिसीव करो, मैक्सिमम कितना मिलता है आपको? सेम ईयर में करो, अलग अलग ईयर में करो, डजेंट मैटर। पहले जितना एग्जाम्पशन ले लिया वो कम कर देंगे हम स्टैट्यूटरी लिमिट में से। बरोबर क्या? अगली बार। याद है ना? ये पॉइंट याद है क्या? इस पर बहुत घमासान भी हुआ था अपना। चलो, फिर स्टैट्यूटरी लिमिट लिख दिया, फिर क्या? ग्रेचुटी रिसीव, या फिर मतलब और अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, एंड लास्ट वन विच इज टू बी कैलकुलेटेड। लास्ट बताओ। लास्ट क्या लेने का? 15 days salary for each completed year of service। मतलब ये बंदे ने जितने साल सर्विस किया है, हर साल अगर 15 दिन का सैलरी उसको दिया जाए तो वो अमाउंट कितना बन रहा है? बरोबर क्या? इज दैट ट्रू? क्लियर है क्या? ये क्लियर है चीज? ये याद आ रहा है क्या? 15 days सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। कंप्लीटेड ईयर बोले तो क्या? 6 महीने से ज्यादा जब जब काम किया है, मतलब जो साल में 6 महीने से किया है काम ज्यादा, वो कंप्लीटेड ईयर पकड़ा जाएगा। बिगिनिंग से लेके एंड तक जितने साल काम किया है वो, प्लस जब एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया उसने, जब व्हेन ही लेफ्ट द एम्प्लॉयमेंट, अगर उस साल में, उस फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने से ज्यादा का काम किया है तो दैट विल बी कंसिडर एज फुल ईयर। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर 15 साल 7 months उसने काम किया तो कितने साल काम किया है? सेकेंड केस, 15 साल 5 महीना काम किया है तो कितने साल काम किया है? डन? ट्रू? ट्रू इट इज। बरोबर। और सैलरी बोले तो क्या? जब रिटायर हुआ तब जो सैलरी ड्रॉ कर रहा था वो वाला सैलरी। बराबर ना? लास्ट महीने में जितना सैलरी उठाया उसने वो सैलरी। तो अब यहाँ पे क्या करने का? 15 दिन इंटू मंथली सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी, और महीना कितने दिन का इसका? मजा ही मजा कर रहा है यार। जितनी सैलरी लिया सिर्फ 26 दिन की सैलरी हो, 30 दिन की सैलरी नहीं है। मतलब अमाउंट ज्यादा आ जाएगा इसका। क्लियर है क्या? याद आ रहा है क्या? ये रहा थर्ड कंडीशन। क्लियर है यहां तक?
If all those points are clear till now, यहाँ तक का क्लियर है? अब आते हैं जो एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंदर कवर नहीं था, अगर उसको ग्रेच्युटी मिला है रिटायरमेंट के बाद तो उसका क्या होगा कालिया, देखते हैं चलो। जस्ट डायलॉग मारा, किसी को बोला नहीं बोला कि मैंने जस्ट डायलॉग मारा। जो भी लोग अभी है अपन लोग, है ना, जो भी जोक होएगा जोक बोल के लेने का, पर्सनली लेने का नहीं, क्लियर ना? इट इज पार्ट ऑफ जस्ट जोक, नॉट टू ऑफेंड एनीवन। चले आगे। इधर क्या होगा बताओ फिर? सर इधर दो कंडीशन एज इट इज कैरी कर लो, इजी। बराबर क्या ये दोनों कंडीशन कैरी करने के अपने को? अरे हाँ या ना? या फिर और क्या है तीसरा? थर्ड वन क्या आएगा? Half month salary based on average of last 10 months salary. हाफ मंथ्स सैलरी। तो सैलरी कौन सा? बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स सैलरी, बरोबर क्या? रिटायर होने के 10 महीने पहले तक जो सैलरी आपने ड्रॉ किया है उसका एवरेज निकालो और उसका आधा कर दो, बरोबर क्या? ऐसा ही ना? 10 मंथ्स का सैलरी लो, एवरेज करो 10 महीने का कितना है, एवरेज को डिवाइड कर दो 2 से और मल्टीप्लाई करो कैसे? और मल्टीप्लाई करो कैसे? Number of years completed. नंबर ऑफ ईयर्स का एग्जांपल बताओ भले यहाँ पे कैसे लेंगे? अगर 15 ईयर्स 7 महीने करते तो क्या आएगा? 15 years ही आएगा। 15 ईयर्स ही आएगा। इसको बेनिफिट मिलेगा क्या ऊपर का राउंडिंग ऑफ का? नहीं मिलेगा। क्लियर क्या? गुड। हो रहा है ना रिवीजन? यस डन। रिवीजन हो रहा है क्या बच्चों? Yes sir. चलो देखो, तो अपना एक पार्ट कंप्लीट हो गया जो काफी इंपॉर्टेंट है। इनको एग्जाम्शन काय में मिलता है, इसका सेक्शन लिखवा दूं क्या यहाँ पे? सेक्शन 10(10)(1). फिर ये वाला जो है सेक्शन, इधर में एम्प्लॉयज कवर्ड बाय 10(10)(2). चिन चिन चुआ, वो गाना सुना है क्या? 10(10)(2). कैसे याद रखने का? और लास्ट वन अच्छा नहीं लगा? हाँ जान दो। 10(10)(3). ओके, सो 1 2 3 ऐसे एग्जाम्पशंस अवेलेबल है। ठीक है, सीक्वेंस क्लियर है क्या? इस पर्टिकुलर एरिया में कोई डाउट आपका, कोई दिक्कत आपको? एवरीबॉडी? कुल मिला के 4 सिनारियो है। पहला, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, किसी के भी केस में टैक्सेबल। दूसरा, अगर
इसके बाद मिलता है, रिटायरमेंट के बाद मिलता है, डेथ के बाद मिलता है, या एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद मिलता है, तो 2 केस करने का। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसको भी फुल्ली एग्जाम। उसके बाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा जो लोग हैं उनके केस में क्या करने का अपने को देखने का है। 1972 के ग्रेच्युटी एक्ट से वो कवर होता है कि नहीं होता है। होता है तो अच्छी बात, उसको बेनिफिट थोड़ा ज्यादा मिलेगा, नहीं होता है तो बेनिफिट थोड़ा कम मिलेगा। सैलरी का डेफिनेशन दोनों जगह अलग अलग है। कवर्ड एम्प्लॉयज का जो सैलरी का डेफिनेशन है बेसिक प्लस डीए, डीए फॉर्मिंग पार्ट और नॉट डजंट मैटर्स, फिर भी वो सैलरी में आएगा। फिर उसके बाद में स्टैट्यूटरी लिमिट दोनों जगह 20 लाख है। फिर ग्रेच्युटी रिसीव्ड कंसिडर करना है वो कंडीशन में लोअर ऑफ द फॉलोइंग, और फिर कैलकुलेट करना है सैलरी फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड सर्विस। बरोबर क्या? सैलरी कैसा कैलकुलेट करने का? जो एम्प्लॉयज कवर किए गए हैं ग्रेच्युटी एक्ट में उनका सैलरी कैसे कैलकुलेट करने का। देखो लास्ट महीने का जो सैलरी है, जब रिटायर हुआ तब जो सैलरी ड्रॉ किया है, उसके बेसिस पे नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड का सैलरी निकालेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड मतलब क्या सर? जितने पूरे साल प्लस 6 महीने के ऊपर अगर कुछ काम किया है तो उसको भी एक साल पकड़ लो, और ऐसे मिला के पूरे नंबर ऑफ ईयर्स करो, मल्टीप्लाइड बाई 15 दिन का सैलरी। 15 दिन का सैलरी बेस्ड ऑन 26 दिन का महीना। क्लियर क्या? जो लास्ट सैलरी निकाला डिवाइड बाई 26 करो, मल्टीप्लाइड बाई 15 करो, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड करो, ये आ जाएगा आपका सैलरी इन दिस केस। और इनमें से जो सबसे छोटा रहेगा वो आपका होगा एग्जाम्पशन, और ये एग्जाम्पशन लेने के बाद 20 लाख में से जो अमाउंट बचेगा अगली बार मैक्सिमम उतना ही अमाउंट आप एग्जाम्पशन क्लेम कर पाओगे। डन क्या? डन? रैपिड एक्शन फिट बैठा दिमाग में? जम गया? लास्ट वन, जो कवर्ड नहीं है उसके केस में क्या होगा? जो कवर्ड नहीं है उसके केस में स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड चेक करने का, और फाइनली उसके हाफ महीने का सैलरी। हाफ महीने का सैलरी कैसे है कि सर जब रिटायर हुआ उसके पहले के 10 महीने का सैलरी निकालो, एवरेज करो, डिवाइड बाई 2 करो, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड करो। और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड बोले तो पूरा एक साल, ऊपर के 7 महीने 8 महीने विल नॉट कंसिडर एज अ होल ईयर, वो छोड़ देने का। जितने कंप्लीट किए उतने साल पकड़ो और उसके हिसाब से यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट करके रहो, और तीनों में से जो छोटा रहेगा वो एग्जाम्पशन मिलेगा। उसके बाद सर एग्जाम्पशन लेने के बाद अगर 20 लाख के अंदर का एग्जाम्पशन लिया है, मान लो 7 लाख रुपए का एग्जाम्पशन हमको मिल रहा है, तो 20 लाख में से माइनस कर दो। अगली बार जब भी एग्जाम्पशन कैलकुलेट करने का है ग्रेच्युटी का, तो स्टैट्यूटरी लिमिट आपका हो जाएगा कितना? बोलो। 7 लाख का एग्जाम्पशन मैंने क्लेम कर लिया, तो मेरा ग्रेच्युटी का एग्जाम्पशन कितना हो जाएगा? यस, अगली बार 13 लैक्स एग्जैक्टली। ऑल राइट, चले आगे। ऑल राइट, जम रहा है ना? मजा आ रही है? जम रहा है, जम रहा है? चले आगे। डन, ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट अब आते हैं पेंशन पे, जो नंदिनी ने पहले रिकमेंड किया था अपन अभी ले लेते हैं। मैडम ने पहले रिकमेंड किया था, अपन अभी ले लेते हैं। चलो, क्या है? पेंशन। पेंशन मिला तो नहीं रहता टेंशन, बरोबर क्या? कैसे कैसे टाइप का रहता पेंशन? बताओ बताओ फटाफट। चलो इसको 5 मिनट में खत्म करने का है, फटाफट बताओ, फटाफट, जल्दी जल्दी। देखो आपका नोटबुक देखो एक बार, 2 मिनट में नोटबुक देखो, फिर अपन फटाफट करते हैं इसका राउंड। देखो देखो फटाफट। पेंशन ये उन लोगों के लिए भी है, दोज हु वेर नॉट देयर इन द क्लासरूम। एंड ये फास्ट ट्रैक रिवीजन एकदम से फास्ट ट्रैक है। अगर पहले पढ़ा है तो आपको क्लिक होएगा, पहले आप लोगों ने मेरे से पढ़ा है तो क्लिक होएगा। क्लियर? पेंशन में कमिटेड अनकमिटेड है। पेंशन में कमिटेड अनकमिटेड है। चलो, कमिटेड बोले तो क्या, अनकमिटेड बोले तो क्या? दो पार्ट कर लिए। इसमें अनकमिटेड बोले तो क्या? अरे जस्ट लाइक सैलरी, हर महीने मिलता रहेगा, है ना? वी आर पर्पजफुली राइटिंग दिस नोट्स
वी आर पर्पसफुली राइटिंग दिस नोट्स इन इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मराठी सब मिक्स, सो दैट आप जब रिवाइज करो तो 5 या 10 मिनट में पूरा एक पेज रिवाइज कर पाओ, या टाइम बच जाएगा आपका, है ना। सैलरी जैसे हर महीना मिलेगा और सैलरी के जैसे टैक्सेबल भी हो जाएगा, बरोबर क्या? कुछ एग्जाम्पशन मिलेगा कि यहाँ पे कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा सर? हाँ, सैलरी के जैसे मिल रहा है ना, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। फिर एग्जाम्पशन काय में मिलेगा? अरे सर कमिट करते, तो कमिट मतलब लमसम उठा लो, मंथली रिसीव करने का हमारा कोई विचार नहीं है सर। आज जरूरत है जो एन्यूटी बोल के मिलता है ना, एन्यूटी जैसे मिल रहा है, वो विचार नहीं है हमारा। हमारा विचार है कि तुरंत ले लेने का, एकदम से तुरंत ले लेते हैं। ठीक है, तुरंत ले लो, कोई वादा नहीं है। तो इसमें क्या किया जाए फिर? अगर ऐसा है तो इसमें क्या किया जाए बताओ? कमिटेड के केस में क्या करना है फिर? गिव मी अ मिनट, तब तक बताओ आप मेरे को क्या क्या करना है कमिटेड के केस में। गिव मी अ मिनट। यस बताइए क्या करना है यहाँ पे? यस बोलो। 2 parts. Here also we have to make 2 parts. Okay. एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दूसरा अदर्स। तो देखो सेम सेम है, ग्रेचुटी और इसमें आगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फुल एग्जाम। मजा है यार, गवर्नमेंट जॉब लेने का फायदा है ना, फुल्ली एग्जाम। इसका सेक्शन कोड किया है अपन ने। आगे, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, या फिर और क्या है, सिविल सर्विसेज में हो, कोई मेंबर हो डिफेंस सर्विसेज में हो, और अगर ऐसा आपको पेंशन मिल रहा है तो दैट विल बी फुल्ली एग्जाम्ड, है ना। ऑल दोज विल बी कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। क्लियर क्या? ऑलराइट, क्लियर। चले आगे, अगला पार्ट ऑदर्स में। ऑदर्स में बताओ, अगेन 2 पार्ट्स इन ऑदर्स। ऑदर्स में भी 2 पार्ट। I'm not using more colors, I'm just going with black one, so don't mind. अदर्स वाला बताइए क्या करें? ग्रेचुटी रिसीव्ड एंड ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड। हाँ, अदर्स वाले में सर ये चीज ध्यान में रखना है, अगर ग्रेचुटी भी मिल रहा है क्या, क्योंकि ग्रेचुटी का भी एग्जाम्पशन अपन देने वाले हैं। चेक इफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, एंड चेक इफ ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड तो यहाँ पे बेनिफिट थोड़ा ज्यादा देंगे अपन, बरोबर ना। बरोबर है क्या? यस। यही पर्पज है ना यहाँ पे। जाड़ा नहीं, ज्यादा, जाड़ा जाड़ा लिख दिया, सॉरी, ज्यादा। हियर इट विल बी ज्यादा, क्योंकि ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है तो पेंशन जो मिल रहा है उसमें थोड़ा रिलीफ ज्यादा दे देते हैं, लेकिन ग्रेचुटी मिल रहा है तो ग्रेचुटी का एग्जाम्पशन आपने कैलकुलेट करके रखा है, बरोबर है क्या? ग्रेचुटी का अगर एग्जाम्पशन कैलकुलेट करके रखा है, और 2-2 लड्डू कैसे मिलेंगे फिर तुमको, ग्रेचुटी भी एंड पेंशन भी, तो इधर क्या करेंगे, पेंशन में एग्जाम्पशन कम कर दो,
कैसे कम करेंगे? इधर अपन हाफ ऑफ द अमाउंट लेते हैं और इधर 1/3 ऑफ द अमाउंट लेते हैं, बरोबर क्या है ना? ऐसा ही ना, बरोबर क्या पंटर लोग? यस। चलो फिर आगे कैसे निकालते हैं? ये कैलकुलेशंस कैसे है? काय के एक्स कैसा ढूंढने का अपने को? एक्स बोले तो क्या, जो परसेंटेज दिया आपको कि अरे इतना परसेंट कमिट कर लिया, अगर पूरा की पूरा किया होता तो कितना हुआ होता? आपको देते कि 50% कमिट कर लिया, या लो 30% कमिट कर दिया, और मान लो मिला है 1 लाख रुपये, तो उनका पूछना ये रहता अगर पूरा कमिट कर दिया होता, 30% करने के बाद मिला है 1 लाख रुपये, अगर पूरा कमिट किया होता तो कितना मिलता है? व्हाट इफ 100% कमिटमेंट हुआ होता तो कितना मिला होता? कितना मिलेगा यहाँ पे? डिवाइड बाय 30 कर दो, 1 लाख डिवाइड बाय 30 कितना आ रहा है? 3,33,333, बरोबर क्या? तो दिस इज आर एक्स एक्स, दिस इज आर एक्स जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखना है अपने को, जितना कमिटमेंट का परसेंटेज दिया है, व्हाट इफ पूरा किया होता, 100% कमिटमेंट किया होता और आज के आज लमसम अमाउंट ले लिया होता, वो कितना बन रहा है, और उसके 1/3 या उसके हाफ इतना एग्जाम्पशन आपको मिलेगा, बराबर क्या? क्लियर है क्या? तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख लेते हैं, कम्यूटेड पेंशन डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ कम्यूटिंग, परसेंटेज कम्यूटेड, बरोबर क्या? एंड thus way you will find x, एंड x के 1/3 या फिर x के हाफ पेंशन में एग्जम्पशन मिलेगा। क्लियर है क्या? क्लियर क्या? डन, ग्रेचुइटी पेंशन डन। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा 10 मिनट का, मैं थोड़ा भोजन कर लेता हूँ, 10 मिनट का ब्रेक। विल गेट बैक ओवर हियर अगेन एट सेम प्लेस, यू ऑल्सो टेक अ ब्रेक, जस्ट रिलैक्स योर माइंड, चेक करो अभी तक जो जो हो गया, 2-3 चीजें अपन ने जो पढ़ी है वो पढ़ो, क्योंकि ये बड़ा एरिया है, इसके बाद अपन बाकी चीजें करते हैं। ऑलराइट, क्लियर क्या? एक छोटा सा ब्रेक 10 मिनट का, आज खत्म करना है ना सैलरीज एनीवेज? कितने लोग तैयार है आज खत्म करना है?